हेलो दोस्तों, मैं नारायण महेश्वरी सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। अब तक जो हमारी क्लास हुई है उसमें हमने जो है वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ चुके हैं। वैदिक साहित्य और जो है हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा एग्ज़ाम के लिए जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी एग्ज़ामों के लिए, वो हमारा है मौर्य शासन या मौर्य वंश। तो मौर्य वंश जो है, हम सब जानते हैं कि मौर्य वंश कोई हमारे लिए नया नहीं है। हमने जो है मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है, अशोक का नाम सुना है, बिंदुसार का नाम सुना है। ठीक है, मौर्य वंश को अब देखिए कि किसी भी चीज़ को जानने के कुछ तो माध्यम होते हैं जिसके द्वारा हम उस चीज़ की जानकारी लेते हैं, या हम किसी भी जो है वस्तु के बारे में, किसी के स्थान के बारे में जानकारी लेने के लिए कुछ न कुछ हमारे पास में माध्यम होता है। इसी तरह मौर्य राजवंश को जानने के लिए, ठीक है, मौर्य वंश को जानने के लिए हमारे पास में क्या क्या साहित्यिक स्रोत है, क्या क्या पुरातात्विक स्रोत है, इसके बारे में आज ही हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यदि मेरे बारे में जानना है तो आपको मेरी फैमिली के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, मेरे बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी। इसी तरह से हमें मौर्य वंश की जानकारी लेने के लिए या तो हमारे पास में, अब चंद्रगुप्त मौर्य तो आके हमको नहीं बताएगा, ठीक है, कि हमने कैसे शासन किया। तो हमारे पास में इतने हज़ारों साल पूर्व का जो इतिहास है, ठीक है, हज़ारों साल पहले का जो इतिहास है, वो किसी न किसी साक्षी आधारों पर ही हम इसकी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। तो वो साहित्यिक जो है साक्ष्य क्या हो सकते हैं और वो पुरातात्विक साक्ष्य क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हम सब जानते हैं कि मौर्य जो वंश है, मौर्य वंश की स्थापना, ठीक है, जब मैं बात करूं मौर्य वंश की, ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मौर्य वंश जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम महान सम्राट माना जाता है, भारत का मुक्तिदाता माना जाता है, लिबरेटर ऑफ इंडिया माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है? महान सम्राट बनने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने छोटे छोटे राज्यों को, जो भारत में जो छोटे छोटे राज्य थे, यानी आप देखो वैदिक साहित्य के बाद में महाजनपद की शुरुआत होती है और ऐसे 16 महाजनपद का हमें जो है विवरण मिलता है। और उन 16 महाजनपद में जो सबसे बड़ा जो महाजनपद, यहाँ हम कह सकते हैं कि जो महाजन था वो मगध साम्राज्य था, मगध महाजनपद था। और मगध महाजनपद धीरे 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 अपनी शक्तियों को बटोरते हुए, ठीक है, यानी कि नंद वंश के समय और मौर्य जो है महाजनपद मौर्य साम्राज्य के रूप में जो है स्थापित हो चुका था। यानी कि हम कह सकते हैं उत्तर भारत में मौर्य वंश से पहले जो सबसे बड़ा जो महाजनपद था, जो साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ था, वो कौन सा था? नंद वंश। और नंद वंश इस समय शासन भारत पर कर रहा था। और नंद वंश का जो हम कह सकते हैं महापद्मानंद नंद वंश का संस्थापक था। तो हम कह सकते हैं कि नंद वंश का संस्थापक, ठीक है, महापद्मानंद था, महापद्मानंद। ताकि हम थोड़ी से पीछे वाली हिस्ट्री पता लगाएंगे तब जाके हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में जो है हम अधिक जानकारी ले सकते हैं और हमको क्रिस्टल क्लियरिटी आ सकती है इस टॉपिक में। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य से पहले भारत में जो वंश शासन कर रहा था वो नंद वंश था। ठीक है, मौर्य वंश के पहले। और महापद्मानंद जो कि मगध का हम कह सकते हैं कि राजा था। महापद्मानंद की 9वीं संतान जिसका नाम था नंदवंश, महापद्मानंद का जो धनानंद या घनानंद, ठीक है, तो घनानंद जो था ये इसका पुत्र था। और इसी घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी इसी घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य वंश की स्थापना
की। ठीक है, तो नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर हम सब जानते हैं किसकी सहायता से हराया, तो हम कहेंगे कि उसके अपने गुरु कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य की सहायता से। तीनों जो नाम हैं वो एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति के नाम है, चाहे हम कौटिल्य कहें, चाहे चाणक्य कहें, चाहे विष्णुगुप्त कहें। ठीक है, इसकी सहायता से इसने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, तो हमको ये एकदम क्लियर हो जाता है कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने यानी कि मौर्य वंश की स्थापना की। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की किसकी सहायता से, अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। चाणक्य कह दो, चाहे कौटिल्य कह दो, ठीक है, चाहे विष्णुगुप्त कह दो आप, ठीक है, विष्णुगुप्त कह दीजिए। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने 323 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में, तो 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में नंदवंश को हराकर इसकी स्थापना की। अब आइए दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य को महान शासक इसलिए कहा जाता है कि इसने सभी छोटे मोटे राज्य को एकत्रित करके एक केंद्र सत्ता की स्थापना की थी। ठीक है, इसने भारत में राजनीतिक एकीकरण किया था। भारत का क्या किया, राजनीतिक एकीकरण किया था। तो छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक जो है हम कह सकते हैं सुगठित और नियोजित केंद्र सत्ता की स्थापना की। इसलिए हम कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम महान जो है सम्राट था, भारत का मुक्तिदाता था, लिबरेटर था, क्योंकि इसने राजनीतिक एकीकरण किया। भारत का क्या किया, राजनीतिक एकीकरण किया। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है, भारत का महान जो है सम्राट या शासक कहा जाता है। ठीक है, मौर्य वंश को जानने के स्रोत हमारे पास में क्या है, तो मौर्य वंश को जानने के स्रोत हमारे पास में दो हैं। मौर्य वंश को जानने के स्रोत, एक तो हमारे पास में है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा हमारे पास में है दोस्तों साहित्यिक स्रोत। ठीक है, साहित्य स्रोत। ठीक है, तो ये हमारे पास में जानने के दो है। एक तो हम पुरातात्विक जो है स्रोत के माध्यम से, स्रोतों के माध्यम से, पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में माध्यम से हम जानकारी ले सकते हैं। एक हम साहित्यिक जो है साक्ष्यों के बारे में से हम जानकारी ले सकते हैं। तो पहले हम साहित्य स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से साहित्य हैं जिसके अंदर मौर्य साम्राज्य का या मौर्य वंश का वर्णन हमको मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लेते हैं कि अगर मैं साहित्य स्रोत लेता हूं, ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे इसमें, यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य में हम कह सकते हैं पुराण। ठीक है, पुराणों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। तो पुराणों के माध्यम से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, पुराणों के माध्यम से मिलती है। ठीक है, जैसे पुराणों में उल्लेखनीय विष्णु पुराण से हमें, विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे ही हम कहें कि ब्राह्मण साहित्य हमने लिखे, उसके बाद में हम कहेंगे कौटिल्य जो है, ठीक है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र से हमको जानकारी मिलती है, अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं कहूँ तो आपको हम कह सकते हैं कि विशाख दत्त की
विशाख, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस से, मुद्रा राक्षस से हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, तो विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस से हमको जानकारी मिलती है। इसके बाद अगर मैं कहूं मेगस्थनीज की इंडिका से, मेगस्थनीज की इंडिका से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो मेगस्थनीज की इंडिका से जानकारी मिलती है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से मिलती है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र से मिलती है। ठीक है, पतंजलि के महाभाष्य से, जली के महाभाष्य से। ठीक है, क्षेमेंद्र की वृहद कथा मंजरी से, वृहद कथा मंजरी से हमें जानकारी मिलती है। सोमदेव की कथा सरित सागर से, सोमदेव की कथा सरित सागर से, कलहण की राजतरंगिणी से, कलहण की राजतरंगिणी से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, कात्यायन की वर्तिका से हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, और जो है हम कह सकते हैं बाण भट्ट की हर्ष चरित्र से हमको जानकारी मिलती है। भट्ट की हर्ष चरित्र से हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे मैं आपको कहूं कि विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस है, तो मुद्रा राक्षस की एक टीका लिखी गई है, किताब पर किताब लिखना। ठीक है, उसी को हम कहते हैं टीका। तो टीका जो है गुंडीराज ने लिखी, तो विशाख दत्त की जो हम कह सकते हैं कि ये मुद्रा राक्षस है, इस पर टीका किसने लिखी? गुंडीराज ने लिखी। तो टीका इस पर किसने लिखी? गुंडीराज ने लिखी। ऐसे जो है विष्णु पुराण पर श्रीधर स्वामी ने टीका लिखी। तो विष्णु पुराण पर जो है एक टीका है जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इस पर जो टीका लिखी वो श्रीधर स्वामी ने लिखी, श्रीधर स्वामी। ठीक है, इसने इस पर टीका लिखी। तो दोस्तों ये तो हमारे पास में ब्राह्मण साहित्यों में पुराण हो गए, विष्णु पुराण हो गए, कौटिल्य की अर्थशास्त्र होगी। ऐसे ही अगर मैं कहूँ तो हमारे पास में कुछ बौद्ध ग्रंथ भी हैं। ठीक है, जिनके माध्यम से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ में दीपवंश, महावंश, महावंश टीका, दिव्यवादन, ठीक है, अशोक वादन। ठीक है, इस तरह की किताबों से हमें क्या मिलता है? हमें जो है मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इसमें मंजूश्री कल्पसूत्र है। ठीक है, तो मंजूश्री मूल कल्पसूत्र, मूल कल्प सूत्र। ठीक है, इससे हमें जो है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ये हमारे पास में बौद्ध ग्रंथ है जिसके माध्यम से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ऐसे ही हमारे पास में जैन ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से हमें जैन ग्रंथ, तो जैन ग्रंथ जो है हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, तो हेमचंद्र की हम कह सकते हैं पर्वन। ठीक है,
तो हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वन से हमको जो है इसकी जानकारी मिलती है। ऐसे ही हरिशरण की वृहत कथा कोश, हरिसेन की वृहत कथा कोश, कथा कोश, इन किताबों के माध्यम से हमें जो है मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। मैं जैसे आपको मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में, ठीक है, और हम बात करेंगे कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र के बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किन किन किताबों के माध्यम से हमें जानकारी जो है मिलती है, ठीक है। कि ऐसे संगम साहित्यों के बारे में जो है, कुछ संगम साहित्य है हमारे पास में, यानी कि दक्षिण के साहित्य हैं, उसके बारे में भी हमको जो है जानकारी मिलती है दक्षिण के साहित्यों से। जैसे दक्षिण के साहित्यों से अगर मैं आपको कहूँ कि संगम साहित्य हैं, ठीक है, दक्षिण के जो संगम साहित्य हैं उससे हमको जो है जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में, ठीक है। और से अगर मैं कहूँ अहनानूर, ठीक है, संगम साहित्य में अहनानूर, अहनानूर के लेखक थे मामूल नार। मामूल नार ने जो है, मामूल नार इसके लेखक थे। इसमें जो है मौर्य और गुप्त वंश की जानकारी हमको जो है मिलती है। और अगर मौर्य और नंद वंश की, गुप्त वंश की नहीं, सॉरी, मौर्य और नंद वंश की जानकारी हमको मिलती है। संगम साहित्य हमारे पास में कौन सा है? अहनानूर, जिसके जो है लेखक कौन से हैं? मामूल नार, ठीक है। तो संगम साहित्य में हम बात कर सकते हैं, संगम साहित्य हमारे पास में जिसके माध्यम से हमको जानकारी मिलती है, संगम साहित्य यानी दक्षिण भारत का साहित्य, अहनानूर। और इसके जो राइटर है दोस्तों वो कौन है? मामूल नार, ठीक है, मामूल नार। इसमें हमें नंद तथा मौर्यों की जानकारी मिलती है, जानकारी। तो नंद तथा मौर्यों की जानकारी मिलती है इसमें। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा साहित्य, ठीक है, और साहित्य में हमने देखा कि कौन कौन सी वो प्रमुख जो है साहित्य जिसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। तो पहले हमने देखा पुराणों के माध्यम से, ब्राह्मण साहित्य पुराण है, विष्णु पुराण, ठीक है, वायु पुराण, भगवत पुराण, इनमें क्या है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और इस विष्णु पुराण पर जो टीका लिखा है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो श्रीधर स्वामी ने टीका लिखा है, ठीक है दोस्तों। अब हमने बात की कौटिल्य की अर्थशास्त्र, इसके 15 जो है अभिकरण हैं वो हम बाद में बात करेंगे। 15 अभिकरण हैं, इन 15 अभिकरणों में क्या क्या चीज़ें जो हैं बताई गई है, ठीक है। राज्य के 7 सिद्धांत अर्थशास्त्र में बताए गए हैं, ठीक है, 7 पिलर बताएंगे, वो सब हम जो है डिटेल में इसकी बात करेंगे। ऐसे विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, इस पर जो टीका लिखी है वो गुंडीराज ने लिखी है दोस्तों, ठीक है। ऐसे हमने बात की मेगास्थनीज की, मेगास्थनीज ने लिखी है इंडिका, ठीक है। तो मेगास्थनीज की कौन सी किताब है? इंडिका, ठीक है। ऐसे ही पतंजलि की महाभाष्य है, तो पतंजलि की कौन सी किताब है? महाभाष्य, जिसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। क्षेमेंद्र की वृहद कथा मंजरी है, ठीक है। ऐसे ही सोमदेव की जो है कथा सरित सागर है, ठीक है। और कल्हण की राजतरंगिणी है। और ये कश्मीर के इतिहास के बारे में, अगर आपको कश्मीर के इतिहास के बारे में पहली किताब है, ठीक है, जिसके माध्यम से हमें कश्मीर के इतिहास का जो है क्रोनोलॉजी, यहाँ हमें जो है क्रम जो है सही देखने को मिलता है, ठीक है। कात्यायन की वर्तिका, ठीक है, इसमें भी मौर्य वंश की जो है बात की गई है। बाणभट्ट द्वारा हर्ष चरित्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है जिसमें जो है मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। ऐसे हम बात करें बौद्ध ग्रंथ ऐसे कौन कौन से हैं, तो बौद्ध ग्रंथ में हम कहेंगे दीपवंश है, महावंश है, महावंश टीका है, ठीक है, दिव्य वादन है, मंजूश्री मूल कल्प सूत्र है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि जैन ग्रंथ में हेमचंद्र द्वारा लिखित परिशिष्ट पर्वन, ठीक है। ऐसे ही हरिसेन द्वारा लिखी वृहद कथा कोश, ठीक है।
संगम साहित्य में हमारे पास में मूल रूप से जो है अहनानूर, जिसके लेखक है मामूल नार, इन्होंने नंद तथा मौर्य वंश का यहाँ पर अपनी किताब में जिक्र किया है दोस्तों। तो ये हमारे पास में साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत में हमारे पास में कुछ विदेशी साहित्यिक स्रोत भी हैं, जिसके माध्यम से हमें जो है जानकारी मिलती है। तो विदेशी साहित्य में जैसे अगर मैं बात करूँ कि स्ट्रैबो का भूगोल है, ठीक है। स्ट्रैबो जो थे वो एक ग्रीक राइटर थे, यानी यूनानी राइटर थे। यूनानी राइटर ने एक बहुत ही जो है प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, जो भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। इसमें भी हमको कहीं कहीं ग्लिम्स देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं झलक देखने को मौर्य वंश की जो है जानकारी हमको मिलती है। पर इसके जो हमारे पास में हम कह सकते हैं मूल रूप से ये हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। मूल रूप से ये दस्तावेज हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। तो कौन कौन से जो हैं यूनानी राइटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी किताबों में, अपने रेफरेंस बुक में, यानी कि इनके स्ट्रैबो के बाद में जो राइटर आए, स्ट्रैबो के बाद में जो जिन्होंने यूनानी साहित्य लिखा, जिन्होंने मौर्य वंश की जानकारी दी, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या लिखा है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि मेगस्थनीज, जस्टिन, स्ट्रैबो, ठीक है, कौन कौन, मेगस्थनी, जस्टिन और स्ट्रैबो तथा एरियन, ठीक है। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा, सेंड्रोकोटस, क्या कहा, सेंड्रोकोटस कहा दोस्तों। तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा, सेंड्रोकोटस, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें एपियन और प्लूटार्क की, ठीक है, तो एपियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंटियोकोटस क्या कहा, एंटियोकोटस का या एंड्रोकोटस कहा, ठीक है। तो सही नाम इसका जो है, कई किताब इसको एंटियोकोटस लिख देती है, ठीक है। तो एंटियोकोटस नहीं होकर ये क्या है, मैं इसलिए गलत लिखता हूं कि ताकि आपके दिमाग में रहे, एंड्रोकोटस। जो भी किताब ये लिखती है एंड्रोकोटस वो सही है, एंड्रोकोटस कहा, क्या कहा, एंड्रोकोटस, ठीक है। ऐसे फिलार्कस ने जो है सेंड्रोकोप्टस कहा, ठीक है। इसने क्या कहा, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोप्टस। तो ये कुछ विदेशी जो है हम कह सकते हैं लेखक हैं, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग नामों से पुकारा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के अलग अलग नाम जो इन्होंने दिए हैं वो कौन कौन से दिए हैं, मेगस्थनीज, जस्टिन, स्ट्रैबो तथा एरियन ने सेंड्रोकोटस कहा है, ठीक है। एपियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है, ठीक है। और जो है फिलार्कस ने जो है सेंड्रोकोप्टस कहा है। अब इनको जो है, इन नामों को जो है चंद्रगुप्त मौर्य का होना, यानी कि ये नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हैं, ये किसने बताया पहली बार, तो जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति थे। 1793 में, 1793 ईस्वी में इन्होंने पहली बार एशियाटिक सोसाइटी थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसके सामने ये जो है प्रस्तुत हुए और उन्होंने ये बताया कि ये तीनों नाम जो चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। तो हम कह सकते हैं 1793 में, ठीक है, विलियम जोन्स ने, ठीक है, इन्होंने प्रथम बार एशियाटिक सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत होकर कहा कि तीनों नाम किसके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। तो 1793 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी
एशियाटिक सोसाइटी के सामने प्रस्तुत होकर कहा कि ये तीनों नाम किसके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम हैं। तो हमने ये बात जो है हमारे एग्जाम में जो जो सवाल आते हैं, हमारे एग्जाम में जो जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमको याद ही रख लेने हैं दोस्तों। विलियम जोन्स का नाम रखना है, एशियाटिक सोसाइटी के सामने प्रस्तुत हुए और उन्होंने ये बताया कि तीनों नाम जो हैं, चाहे वो सेंड्रोकॉप्टस है, एंड्रोकोटस है या सेंड्रोकॉप्टस है, ये जो हैं ये किसके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है पालीब्रोथा का समीकरण जो है, यानी कि इन किताबों में पालीब्रोथा नाम का उल्लेख मिलता है। इन्होंने कहा पालीब्रोथा जो है वो पाटलिपुत्र का नाम है। क्या है, पालीब्रोथा किसका नाम है, पाटलिपुत्र का नाम है। तो पालीब्रोथा किसका नाम था, तो हम कह सकते हैं पालीब्रोथा यानी कि पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, तो आपसे ये अगर पूछ लिया जाए कि यूनानी जो है साहित्य में पालीब्रोथा जो है किसके संदर्भ में उल्लेखित किया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, पालीब्रोथा पाटलिपुत्र के संदर्भ में उल्लेखित किया गया है। दोस्तों ये जो था बेसिकली हमने इसके साहित्यिक विवरणों के बारे में बात की कि कुछ विदेशी साहित्यों ने चंद्रगुप्त मौर्य के नाम अलग दिए, जैसे जस्टिन, एरियन, स्टेरबो, और जो है हमने बात की फिर पुलटार्क की बात की और एपियन की बात की, फिर हमने फिलार्कस की बात की। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी मेरी क्लास लो आप अपने ईयरफोन डालो, ठीक है, और साथ के साथ नोट्स बनाते रहो। फिर जो इन्हीं नोट्स को वापस से रिपीट करो और रिपीट करने के बाद में फिर से एक बार वीडियो देखो, फिर से एक बार क्लास देखो, फिर आपके दिमाग में सारी चीज़ जो है फिट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास में पुरातात्विक साहित्य क्या है, क्या हमारे पास में वो पुरातात्विक साहित्य है जिसके माध्यम से हम जो है जानकारी जो है जुटा सकते हैं। तो पुरातात्विक साहित्य पुरालेख हो गई, मुद्रा हो गई, कला अवशेष हो गए, और जो है हम बात करें कि भौतिक अवशेष हो गए। तो पुरातात्विक साहित्य कौन से साहित्य होते हैं, जो हमें जो है यानी कि सामग्री या कुछ ऐसी वस्तुएं प्राप्त होती है जिन वस्तुओं के माध्यम से हम क्या है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी जो है पता लगा सकते हैं। और मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमको जिन वस्तुओं से, जिन सामग्री से और जिन अवशेषों से हमको जानकारी मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पुरातात्विक साहित्य या पुरातात्विक साक्ष्य या पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में पुरालेख है, मुद्रा है, कला है, साक्ष्य, अभिलेख है, इसमें मुद्रा है, फिर हम बात करेंगे कि कला है और भौतिक साहित्य है। भौतिक अवशेष, भौतिक अवशेष है हमारे पास। जो भौतिक अवशेष है इनके माध्यम से हमको जानकारी मिलती है। तो अगर हम अभिलेख की बात करें तो दोस्तों अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेख यानी कि इस तरह के जो लेख होते हैं जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को जो है राजकार्य की जानकारी के लिए लिखवाए जाते हैं। राजा के आदेश या राज्य आदेश लिखाए जाते हैं। वो पत्थरों पर हो सकते हैं, वो जो है स्तंभ पर हो सकते हैं यानी पिलर पर हो सकते हैं, बड़ी बड़ी शिलाओं पर गुदवाए जा सकते हैं। स्तंभ को आप जो है किसी पिलर पर आपने क्या किया, कोई लकड़ी का भी हो सकता है, पत्थर का भी हो सकता है, ठीक है। उनको आपने जो है राज आदेश लिखाकर हम कह सकते हैं राजमार्गों पर जो है उसको
लगा दिए जाते थे। आज की तरह उस समय कोई अखबार नहीं थे, उस समय कोई टीवी नहीं था, उस समय कोई जो हम कह सकते हैं सोशल मीडिया नहीं था जिसके माध्यम से जानकारी जो है, या फ़ोन नहीं था जिसके माध्यम से जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। तो अभिलेखों से हम कह सकते हैं यानी राज के कार्यों की जानकारी हमको मिलती थी, राज के आदेशों की जानकारी मिलती थी, और ये राज के आदेश जो जिन पर खुदवाए जाते थे, जिनके माध्यम से लोगों तक पहुंचाए जाते थे, तो उनको हम कहते हैं अभिलेख। अभिलेख जो हैं हम कह सकते हैं शिलाओं पर भी खुदवाए जा सकते हैं, अभिलेख जो है पत्थरों पर भी खुदवाए जा सकते हैं, और पिलर पर भी खुदवाए जा सकते थे। तो ऐसे शिलालेख में अगर हम बात करें तो अशोक के शिलालेख, ठीक है। मौर्य के बारे में एक शिलालेख मिलता है जो हम कह सकते हैं कि रुद्रदामन का, जो ठीक है जूनागढ़ का लेख है, उसमें जो है रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख जिसमें मौर्यों की जानकारी मिलती है। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख, ठीक है दोस्तों, अभिलेख। अशोक के जो अभिलेख हैं वो हम कह सकते हैं कि 3 तरह के अभिलेख हमको अशोक के मिलते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से मिलते हैं, यानी कि शिलालेख, शिलाओं पर खुदवाए गए लेख, ठीक है, शिलाओं पर खुदवाए गए लेख शिलालेख, स्तंभ लेख, ठीक है, यानी पिलर पर खुदवाए गए, खंबे पर खुदवाए गए लेख, ठीक है, स्तंभ लेख, और गुहा लेख यानी कि गुफाओं में खुदवाए गए लेख, ठीक है। तो अशोक के लगभग 40 अभिलेख हमको मिलते हैं, ठीक है, लगभग 40 अभिलेख अशोक के हमें मिलते हैं, जिसके माध्यम से हमें मौर्य वंश की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ऐसे अगर हम बात करें तो 10 स्थलों पर शिलालेख भी क्या है, 2 तरह के शिलालेख है, ठीक है, वृहद और लघु। तो वृहद शिलालेख, अभी सिर्फ मैं हमको जानकारी देता हूं, और लघु शिलालेख, ठीक है दोस्तों। स्तंभ लेख की अगर हम बात करें तो स्तंभ लेख भी 2 तरह के हैं, ठीक है, कौन कौन से, स्तंभ लेख में भी हमारे पास में 2 तरह के स्तंभ लेख मिलते हैं, कौन कौन से, सेम वृहद स्तंभ लेख, बड़े स्तंभ लेख, ठीक है, और दूसरे हम कहेंगे लघु स्तंभ लेख, तो लघु स्तंभ लेख। तो इस तरह से हम कहेंगे कि शिलालेख की 2 कैटेगरी है, वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख, ठीक है। वृहद शिलालेख हम कह सकते हैं कि हमको जो है बेसिकली जो है वृहद शिलालेख 10 स्थानों पर 14 शिलालेख मिले हैं, यानी कि 10 स्थानों से, अब 10 वृहद शिलालेख मैं कह रहा हूं 10 स्थानों से और 14 शिलालेख मिले हैं। 10 स्थानों से 14 शिलालेख का मतलब यह है कि 14 राज्य के जो है जानकारी हमको मिलती है। ऐसे कितने स्थानों से, 10 स्थानों से, ठीक है। तो ऐसे 10 स्थानों में 14 आदेश मिलते हैं, ठीक है। तो एक जो है शिलालेख में 10 स्थान, यानी कि आप मान लीजिए कि 10 स्थान से हमें 14 आदेशों का एक शिलालेख मिला है, उसमें 14 आदेश लिखाए गए थे। तो वो कितने स्थानों से मिला है, 10 स्थानों से मिला है, ठीक है दोस्तों। अब हम जब बात करते हैं कि स्तंभ लेख, तो वो 6 स्थलों से मिलते हैं और 7 स्तंभ लेख मिलते हैं। वृहद की अगर मैं बात करूं तो 6 स्थानों से 7 अभिलेख मिले हैं, ठीक है। सेम वही कि 7 हमको जो है जानकारियां मिलती है, ठीक है, और 7 आदेश मिलते हैं और 6 स्थानों से मिलते हैं। और गुहा लेख की बात जो है गुफाओं में, यानी कि बराबर की पहाड़ी जो है
यानी कि हम कह सकते हैं कहाँ से, बराबर की पहाड़ी हम सब ने पढ़ी है। बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? बराबर की पहाड़ियाँ बिहार में, बिहार की इन गुफाओं में जो है अशोक के आदेश हमको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कि मुद्रा में, तो मुद्रा में हमें जो है मौर्यकालीन चांदी के पन्न जो है, चांदी के पन्न मिलते हैं, जिससे हमको इनके बारे में जानकारी मिलती है। कला जो है दरबारी कला होती है और लोक कला होती है। तो कला कितने प्रकार की होती है? कला जो है हम दो भागों में डिवाइड करते थे। एक तो दरबारी कला होती है, दरबारी कला, ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है? लोक कला। तो एक कौन सी होती है? दरबारी कला, और दूसरी होती है लोक कला। स्तूप, गुफा और महल, ये तो क्या मानी जाती है? दरबारी कला मानी जाती है। तो दरबारी कला में क्या क्या आता है? स्तंभ आ गए, स्तूप आ गए, गुफाएं आ गई, महल आ गए। ठीक है, ये जो है यानी हम कह सकते हैं कि जो शासन व्यवस्था द्वारा इनका जो है उत्तीकरण किया जाता था और इनको बनवाया जाता था। कौन कौन से? स्तंभ, स्तूप, गुफा और महल। और लोक कला में मूर्ति कला और मण मूर्तियां। तो मूर्ति कला और मिट्टी की मूर्तियां तो हम कह सकते हैं मण मूर्तियां। तो ये लोक कला हो गए। और भौतिक अवशेषों में हम कह सकते हैं कि मृद भांड हो गए। ठीक है, तो मृद भांड जो होते हैं, मिट्टी के भांड, तो मृद भांड जो हो गए वो हमारे पास में भौतिक अवशेषों के रूप में मिलते हैं। तो उत्तरी चमकीले मृद भांड, ठीक है, ये मौर्य साम्राज्य की विशेषता थी। उत्तरी चमकीले मृद भांड जहाँ जहाँ पर हमको मिलते हैं वो हम मौर्य जो है शासन से या मौर्य वंश से जोड़ते हैं। तो उत्तरी चमकीले मृद भांड, ठीक है दोस्तों, तो ये हम कहाँ कहाँ से जोड़ते हैं? हम जोड़ते हैं ये मौर्य वंश से जोड़ते हैं। तो मैं फिर से एक बार आपको कह देता हूँ कि पुरातात्विक साक्ष्य हमारे पास में अभिलेख है, मुद्रा है, कला है, भौतिक अवशेष है। तो अभिलेख में हमने बात की कि अब अशोक के अभिलेख है, जो शिलालेख है, स्तंभ लेख है, गुहा लेख है। और ये शिलालेख जो है दो भागों में डिवाइड है, एक वृहद शिलालेख और एक लघु शिलालेख। स्तंभ लेख भी हमने दो भागों में डिवाइड किए, वृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। ठीक है, इसी तरह से हमने बात की कि मुद्रा के रूप में हमें चांदी के पन्न मिलते हैं। और कला दो प्रकार की होती है, दरबारी कला और लोक कला। दरबारी कला में क्या आते हैं? स्तूप आते हैं, महल आते हैं, गुफा आती है। ठीक है, और लोक कला में क्या आता है? मूर्ति कला और मर्ण मूर्तियां आती है। ऐसे ही हम बात करेंगे भौतिक अवशेष में उत्तरी चमकीले मृद भांड जो मिले हैं वो हमें मौर्य जो है मौर्य शासन की जानकारी देते हैं और ये मौर्य शासन से ताल्लुक रखते हैं, मौर्य वंश से ताल्लुक रखते हैं। आज की इस क्लास में इतना ही, आगे हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे।